अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 7 NCERT के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो है रेस्पिरेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज़ अ बेसिक चैप्टर अगेन, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे बेसिक्स के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी, यू कैन फॉलो मी एट दिस इंस्टाग्राम। और अगर इस लेक्चर के आपको PDF चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वाइल ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल चेक द एड्रेस। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास 6 की NCERT के भी लेक्चर्स को देखना है तो उसका लिंक भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। सो रेस्पिरेशन चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी सेल्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस सब में क्या होता है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करती है हमारे बॉडी की। वो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। ओके, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी जो है हमें कहाँ से डिराइव होती है, वो हमें फूड से डिराइव होती है। तो वो जो फूड से जो हमें एनर्जी डिराइव करने के लिए हमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो फूड में जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाए। तो ये एक बेसिक लॉजिक है कि रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, एंड फॉर दिस पर्पस एनर्जी चाहिए। और फूड इज स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन। इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड के अंदर जो भी खाना हमने खाया उसको ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी ब्रीद इन करते हैं हम एयर हैविंग ऑक्सीजन, एंड वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये हम सारी बातें जानते हैं कि हम ऑक्सीजन रिच एयर, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन रिच एयर मतलब क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते हैं तो थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिए आपने मेरे पहले चैप्टर्स को देखा होगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना % ऑक्सीजन है, कितना % नाइट्रोजन है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करते हैं तो 21% रफली ऑक्सीजन है। तो हम वो एयर को अपने अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन है, और हम इन रिटर्न एक्सेल क्या करते हैं, बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं। सो द एयर rich in oxygen is transported to all parts of the body and ultimately to each cell। जो भी हमने एयर को अंदर लिया है, एयर को ब्रीद इन किया है, वो क्या करती है, हमारे लंग्स में जाती है। और लंग्स के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, उसके थ्रू ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। कैपिलरीज जो है वो अटैच होती हैं अल्टीमेटली लंग्स से, और उसके थ्रू वो ब्लड के अंदर अटैच हो रही हैं। वो हार्ट को पंप कर देता है ब्लड, एक ब्लड वेसल के थ्रू, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल के थ्रू वो हार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। हार्ट क्या है, उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस खून को जो ऑक्सीजन से भरपूर खून है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है आर्टरीज के थ्रू, और सारे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन रिच खून जाता है। इन रिटर्न जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज करती है फूड को, इन रिटर्न जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच फूड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में होते हुए लंग्स के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है बाहर। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको हम समझेंगे। ओके, स्टेप वाइज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ब्रीदिंग समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम सर्कुलेशन समझेंगे कि ब्लड के थ्रू कैसे होता है। आज हम सिर्फ प्रोसेस समझेंगे, लंग्स के थ्रू कैसे हो रहा है, फिर हम ब्लड के थ्रू कैसे हो रहा है वो समझेंगे। तो दोनों चैप्टर्स को जब आप कंबाइन करेंगे अपने दिमाग के अंदर तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जो एयर है विच इज रिच इन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। हमारी एक एक छोटी से छोटी कोशिका के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ, अब ये देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो
आप रेस्पिरेशन को क्या समझ रहे हैं? रेस्पिरेशन को आप ये समझ रहे हैं कि आपने ऑक्सीजन से रिच ब्लड हवा को ले लिया अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिच हवा को बाहर छोड़ दिया। ये हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल होती है हमारे बॉडी की, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन जो है जैसे इसमें जाएगा तो जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो यूटिलाइज होता है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, देखेंगे आगे। वो यूटिलाइज होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। फाइन। अब आप ये देखिए, इस प्रोसेस को आप देखने की कोशिश करिए। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? सनलाइट आई, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और एयर प्रेजेंट है। तो प्लांट्स ने क्या किया? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू फोटोसिंथेसिस कर दिया और क्या बनाया? ग्लूकोज बना दिया। प्लांट्स, देखो ये प्लांट्स हैं, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस एटमॉस्फेयर में से एयर लिया और क्या किया? जो हमारी ये क्लोरोप्लास्ट थी उन्होंने सिंथेसाइज करके क्या बना दिया? ग्लूकोज। और क्या बाय प्रोडक्ट की तरह निकला? ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसको सोचिए, रैबिट है, इसने इसको खा लिया, इस ग्लूकोज को। ओके, तो इसके जो सेल्स हैं उसके अंदर जो है ये चला गया, ग्लूकोज अल्टीमेटली पहुंच गया और ऑक्सीजन वो ले रहा है ब्रीदिंग के थ्रू। और तो ये क्या होता है? जो ये जो फूड है ये इस सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, मतलब कंज्यूम हो जाता है। ये जो सेल है उस फूड को यूज करती है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन हम कैसे ले रहे हैं? ब्रीदिंग के थ्रू। ओके, और ग्लूकोज कैसे है? वो खा रहे हैं हम, ठीक है। और वो हमारी सेल्स में पहुंच रहा है, लेकिन वो सिर्फ पहुंचा है, अभी यूटिलाइज नहीं हुआ। यूटिलाइज कैसे होगा? जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो एटीपी। एटीपी क्या होती है? एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा और हम अलग अलग काम कर सकते हैं अपने। और फिर हम क्या रिलीज कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूटिलाइज कर लेगा? पौधे फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेंगे, फिर और खाना बना लेंगे और ऑक्सीजन दे देंगे, हम ले खाते रहेंगे। तो ये साइकिल है। ओके, फूड जो बनाते हैं प्लांट्स उसको हम खाते हैं और हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन। ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी सेल्स में हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इसको कहा जाता है। ओके, हमें एनर्जी अल्टीमेटली मिलती है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है रेस्पिरेशन तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, तब हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों चीज़ों में क्या क्या फ़र्क होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में बताया था। ग्लूकोज, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो ग्लूकोज हमने खाया तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारी सेल्स के अंदर, किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या है? ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दो चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोज हु आर नॉट साइंस स्टूडेंट उनको याद रखना है कहाँ पे हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मान लीजिए ये सेल है हमारी बॉडी की, कोई भी एक कोशिका है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ये समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इट कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर और बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जो एथलीट्स होते हैं या जो स्विमर्स होते हैं, जो लोग बहुत भागते हैं, जो तैराकी करते हैं, ये सब कौन से लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जिनका हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उनके हार्ट को तेज़ी से ऑक्सीजन को पंप करना पड़ता है। क्यों? ताकि उनकी ज़्यादा काम करते हैं, वो बैठे नहीं हुए, वो तेज़ भाग रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं पानी में। तो उसमें क्या होगा? उनके ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ज़्यादा मिले उसको। ऑक्सीजन उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो वो हमारी सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देगा। जो एनर्जी हम किस में लगा रहे हैं? दौड़ने में या फिर स्विमिंग में।
एग्जाम्पल है ये दो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो स्विमर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं, जो जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो वर्कआउट नहीं करते ज़्यादा, उनसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज मिलते हैं, उनकी सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज डेवलप हो जाते हैं। ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन है। क्यों होते हैं डेवलप? क्योंकि उनकी बॉडी को रेगुलरली ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है उसकी बॉडी को, तो बॉडी क्या करती है, सेल्स क्या करती है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज को डेवलप कर लेती हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो जो एथलीट्स एंड स्विमर्स हैं उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ तो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुए, उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया, और हमें क्या चाहिए था, एनर्जी हमारी बॉडी को मिल गई, एनर्जी मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो जाता है। फाइन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इज सीन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, लॉयन, एलिफेंट, मतलब फ्रॉग्स, अर्थवॉर्म, ये सब के सब जो है, जो भी अर्थ पे रहते हैं वो सब में क्या दिखने को मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, फिशेज में भी। ओके, फिर हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, without using oxygen, it is called anaerobic respiration. Okay, the glucose is not completely breakdown. उसमें क्या हुआ था, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या हुआ, एनर्जी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, मतलब पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होगा। इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा कि वो पार्शियली यूटिलाइज हो पाएगा, आधा यूटिलाइज होगा। नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं, और लेस एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इट कैन बी शोन एज, देखो ग्लूकोज क्या हो रहा है, नो ऑक्सीजन और एयर, क्या बन गया, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ पे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, लेकिन क्या प्रोडक्ट बन गया, उसके अंदर क्या बन रहा था, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। अब यहाँ पे बन गया एक अल्कोहलिक बाय प्रोडक्ट बन गया जब हमारी रेस्पिरेशन हो रही है एनारोबिक। उस केस में अगर हम बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली दिखता है, तो फंगस के अंदर, बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत, कुछ टाइप की फंगस को और बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की डिमांड है ही नहीं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। These organisms that carry out respiration in absence of oxygen called anaerobes, इनको anaerobes बोला जाता है। फाइन। यीस्ट क्या होती है, इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, तो यीस्ट प्रोड्यूसेस इथेनॉल, अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन मेकिंग वाइन और बियर। जो ये वाइन इंडस्ट्रीज होती हैं, अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे यीस्ट का यूज़ किया जाता है। जो यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस ओनली। ओके, तो ये क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, इनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो उसमें क्या होता है, उसका बाय प्रोडक्ट अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है यीस्ट, ही इज यूज फॉर ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री। जो ब्रेड बनती है उसमें क्या करते हैं, यीस्ट डाल देते हैं, वो फंगस को डाल देते हैं, उससे क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब वो फूल जाती है ना ब्रेड के अंदर, मतलब ब्रेड के अंदर नहीं, जो डो होता है, जो आटा होता है, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, यीस्ट डाल देते हैं बीच में, और उससे क्या होता है, कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, उससे क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो आटा जो है वो फूल जाएगा, ब्रेड बन जाएगा। आपने देखा है ना, ब्रेड के बीच में, आप ब्रेड खाते हैं तो उसके बीच में ऐसे ऐसे बना होता है, जगह बनी होती है, होल्स होते हैं, कैसे हुए हैं, क्योंकि वो यीस्ट ने फर्मेंटेशन किया है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ने उसके बीच में होल्स बना दिए, वो राइज हो गया था, है ना। द कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉज द ब्रेड डो टू राइज। ओके, फूल जाता है ना, अगर आप यीस्ट डाल के रख देंगे तो फूल जाता है। फाइन। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में भी क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अभी तो हमने बात किया बैक्टीरिया की और यीस्ट की बात किया, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होता है, तो आंसर इज यस, होता है। कहाँ होता है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपने तो ये पढ़ा है कि हम तो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, तो हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है।
कुछ वक्त में हमारे शरीर के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कुछ कंडीशंस में, तो हम वो डिस्कस करेंगे। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो टेक प्लेस इन ह्यूमंस, यस, बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस आर देयर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब होता है? ये हमारी मसल्स के अंदर होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो हमारी मसल्स को एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो वो निकालेगी, तो वो बिना ऑक्सीजन की एनर्जी डिराइव करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से फॉर्म क्या होगा? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। सो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं जैसे रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है? हमारी बॉडी फिर भी एनर्जी तो बनाएगी उस ग्लूकोज से, लेकिन क्या करेगी? वो मसल्स को एनर्जी देगी लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देगी। फाइन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ग्लूकोज ऑफ द फूड इन द मसल्स इज पार्शली ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड। देखिए, ग्लूकोज है मसल्स के अंदर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ। हमारी मसल्स में क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है। यीस्ट और बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं? अल्कोहलिक जो बाय प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर रहे हैं। फाइन। तो हमारी मसल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है अगर हमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और वो कब हो रहा है? जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। देखिए, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज शुरू कर देंगे ना, देखो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल दिया कि जो एथलीट्स होते हैं और जो स्विमर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप हैवी एक्सरसाइज रोज़ शुरू कर देंगे रेगुलर बेसिस पर, तब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। तब क्या होगा? पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन ही शुरू हो जाएगी। कैसे? एक तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन होल्ड करने की वो बढ़ जाएगी, और आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ जाएंगे। तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है ना, ये हमारे मसल्स को दर्द करता है। हमारे पैरों में, हाथों में बहुत दर्द शुरू हो जाता है जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। आप जब भी कभी नया जिम स्टार्ट करते हैं, नया रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है? पैरों में बहुत दर्द होता है, हाथों में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई, लैक्टिक एसिड जमा हो गया। फिर वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड क्लीन आउट हो जाता है, धीरे धीरे हमारी मसल्स को आदत पड़ जाती है कि भाई इतनी एक्सरसाइज होगी, और वो ट्यून इन हो जाती हैं कि भाई अब इतना मसल्स को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपना अडेप्टेशन कर लेती हैं और वो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती हैं। When lactic acid is produced during anaerobic respiration gets accumulated in the muscle, it cause muscle cramps। बताया मैंने आपको, मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, दर्द होगा आपको। इसको हम किससे रिमूव कर सकते हैं? हॉट वाटर बाथ, मसाज। हॉट वाटर बाथ और मसाज क्या करते हैं? चलो ये बताओ मुझे, सोचो एक बार। हॉट वाटर बाथ और मसाज, अगर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गई हमारे मसल्स के अंदर, तो हॉट वाटर बाथ और मसाज क्यों किया जा रहा है? उसका कारण क्या है? आप सोचिए, सिर्फ ब्लाइंडली आप मुझे सुनते मत रहिए, सोचिए भी साथ में। उसका कारण ये है कि इससे क्या होगा? ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। हॉट वाटर बाथ से भी और मसाज से भी अगर आप अपने उस मसल को जहाँ पे भी दर्द हो रहा है उसको दबाएंगे, थोड़ा उसको रगड़ेंगे, तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा? ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आएगा। ज़्यादा ब्लड क्या होगा? जो वो लैक्टिक एसिड जमा हुआ है हमारी मसल्स में, उसको क्लीन कर देगा। वहाँ से हमारी मसल्स के अंदर जमा हुआ है, उसको ज़्यादा ब्लड वहाँ से पंप होगा तो उसको क्लीन करता जाएगा। इसकी वजह से हमको रिलैक्स लगता है। फाइन। ये इसमें दिखाया गया है कि दो तरीके से रेस्पिरेशन हो रही है हमारे बॉडी के अंदर। ग्लूकोज देखो लिया हमने, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो गया, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। एक तो एरोबिक फॉर्म में हो गया, एक एनारोबिक फॉर्म में। एरोबिक फॉर्म में क्या हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है, एटीपी। देखो 30 से 32 एटीपी मिल रहे हैं। एनारोबिक में क्या हो रहा है? नो ऑक्सीजन मसल्स में हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? देखो 2 एटीपी एनर्जी मिल रही है, लेकिन बहुत कम एनर्जी मिल रही है, और क्या बन गया? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गई। इथेनॉल या लैक्टिक एसिड इसको बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन हो गई। फाइन। तो ये डायग्रामेटिकली समझाया गया है। हमारी बॉडी में दोनों चीज़ें ही हो रही हैं, विदाउट ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन हमको देखो कितनी एनर्जी मिल गई, एटीपी जो है वो एनर्जी है, 30 से 32 एनर्जी मिल गई। इससे देखो कितनी कम एनर्जी मिली है। फिर हम बात करते हैं, हाँ हमने ये बात किया था कि भाई उससे क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई जो है इंक्रीज हो रही है हॉट बाथ से। ये मैंने आपको बता दिया। जिससे क्या होगा? लैक्टिक एसिड जो हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा।
अब हम यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक सिंपल सा आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये विदाउट ऑक्सीजन है। इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का। इसका बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट है CO2 एंड वाटर। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल, CO2 और या फिर लैक्टिक एसिड है मसल्स के अंदर। यीस्ट कर रही है तो अल्कोहल बन रहा है हमारी मसल्स में, लैक्टिक एसिड बन रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, हमने देखा अभी 30 से 32 ATP प्रोड्यूस हो गए। इसमें क्या हो गया, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए बोला जाता है एरोबिक एक्सरसाइजेस करिए। वेट लिफ्टिंग से अच्छा आप रनिंग करिए, स्विमिंग करिए, डांसिंग, है ना, जंपिंग, ये सब करिए। इसलिए बोला जाता है ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो। फिर हम बात करते हैं, ये तो था हमारी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस और दोनों चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हम ब्रीदिंग के ऊपर बात करेंगे। ब्रीदिंग क्या होती है, तो ब्रीदिंग होती है प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एयर रिच इन ऑक्सीजन उसको ब्रीद इन कर रहे हैं, टेकिंग इनसाइड, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट। ये जो प्रोसेस है हमारी लंग्स जो करती हैं उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सिर्फ लंग्स नहीं, पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये हमारा पूरा सिस्टम है, नोज से लेके पूरा अंदर तक पूरा, उसको जो ये प्रोसेस करता है जिसमें कि हम ऑक्सीजन वाली एयर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर को बाहर निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो होता है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं जो ऑल्टरनेट हो रहे हैं। 2 स्टेप्स क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब, इनहेलेशन मीन्स इनसाइड, इनसाइड लेके गए हम, टेकिंग ऑफ एयर, इसको बोलेंगे इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, गिविंग आउट ऑफ एयर विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ये इसके इनहेलेशन इनसाइड, एक्सहेलेशन आउटसाइड। ओके, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग रेट होता है 1 मिनट में आप कितनी बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसको बोला जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। इनसाइड कैसे ले रहे हैं, देखो एक बार इनसाइड लेते हैं फिर एक बार आउटसाइड लेते हैं, इसे 1 साइकिल बोलते हैं। तो कितनी बार ये साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। तो जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उसका इनहेलेशन एक्सहेलेशन रेट क्या है, 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट होता है। इट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। फाइन। जो ब्रीदिंग रेट होता है इसका एक पर्सन का, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। अगर आप कोई ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे, तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ता है, वो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है, इसलिए ब्रीदिंग रेट बढ़ता है ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे चलना शुरू कर दिया हमने, दौड़ना शुरू कर दिया, स्विमिंग शुरू कर दी, जंपिंग शुरू कर दी, तो हमारे मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मसल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी, जब ऑक्सीजन आएगी, वो ऑक्सीजन जो है वही हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी और हमें एनर्जी मिलेगी, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। फाइन। ब्रीदिंग रेट इज समवट फास्टर इन विमेन देन इन मेन एंड इन चिल्ड्रन। इट इज़ हायर 20 to 30 टाइम्स पर मिनट दैन अडल्ट्स। मतलब जो विमेन है और जो बच्चे हैं उसके अंदर, जो विमेन है उसके अंदर बच्चे और जो मेन है उससे ज़्यादा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट होता है। ओके, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ही देखा गया है, उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा है। ब्रीदिंग रेट जो होता है स्लो कब हो जाता है, अब देखो मैंने आपको बताया बढ़ता कब है तो आपको समझ में आ गया। तब स्लो कब होगा, जब आप शांति से बैठे हुए हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। सबसे कम कब हो जाएगा, जब आप सो रहे हैं, स्लीपिंग, तो मतलब आपका हार्ट है काफ़ी शांत रहेगा, बिल्कुल शांति से। वाइल मैक्सिमम ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब में ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो मैंने आपको बता दिया इंक्रीज़ क्यों होता है ब्रीदिंग रेट, ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर मिले इन लंग्स में, ताकि हमारे ब्लड में जो है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एट द फास्टर रेट। और हमारे ब्लड को क्यों ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी है फास्टर रेट से, ताकि हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो पाए। उसको क्यों ब्रेक डाउन होना है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ओके, तो फास्टर ब्रीदिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हैवी एक्सरसाइजेस। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस क्या होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज टू 25 पर मिनट्स, इतना तक चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस फूड गेट्स ब्रेक डाउन और फास्टर रेट से, और हमें क्या होगा, ज़्यादा भूख लगती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा भूख क्यों लगती है, क्योंकि ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन ने फटाफट से कंज्यूम कर लिया हमारे ब्लड के अंदर जितना खाना था,
तो हमारे ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी ग्लूकोज की, तो वो हमारे जैसे ही डेफिशिएंसी होगी हमारे ब्रेन को एक ट्रिगर जाएगा कि डेफिशिएंसी हो गई है फूड की। वो ट्रिगर क्या करेगा, वो हमें फील कराएगा कि हमें और खाना खाने की ज़रूरत है। तो जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उसके बाद भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से जो है, सेल से जो है ग्लूकोज ख़त्म हो गया है, तो आपकी बॉडी डिमांड करती है। फाइन। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? तो अगर हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ब्रीदिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। नॉर्मली क्या होता है, वी टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज में जो हमारे होल्स हैं वो। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी। फ्रॉम नेजल कैविटी इट रीचेज टू आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। लेरिंग्स बोलेंगे इसको, लेरिंग्स। Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs. A large muscle sheet called diaphragm. तो देखियो 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी अब आपको। उनके नाम आपको पता रहने चाहिए, पता रहना चाहिए क्या क्या है। देखिए, हम नोज से ब्रीथ करना शुरू करते हैं। ये नोज है, ये देखिए, इस वाले को देखिए, पहले नोज से हमने ब्रीथ करना शुरू किया। ये नेजल कैविटी है, ओके। फिर हमने यहाँ पे, ये देखिए इधर आ गई, और फिर यहाँ से जाके ये कहाँ पे आ गई, इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए लैरिंग्स में। लैरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ये ईसोफेगस क्या है, ये खाने वाली पाइप है। लैरिंग्स क्या है, ये विंड वाली पाइप है। ये विंड पाइप है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ईसोफेगस जो है ये है फूड पाइप, ओके। यहाँ पे ये कॉमन होते हैं, देखो यहाँ पे एक ओपनिंग लगी होती है। मतलब कभी कभी अगर आपने देखा होगा, आपने बात करते करते अगर खा रहे हैं आप, तो क्या होगा, बात करते करते बात भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो अचानक से कई बार क्या होता है, इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर खाना चला जाता है। लैरिंग्स के अंदर अगर कुछ भी जाएगा तो हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होगा, क्या, हमें खांसी आएगी एकदम से। मतलब ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होगा कि अगर कुछ भी गलती से हमारे लैरिंग्स में चला गया। लैरिंग्स क्या है, हमारा विंड पाइप है। मतलब इसके अंदर सिर्फ एयर जानी चाहिए, टेक्निकली एयर जाएगी। मान लीजिए इसके अंदर कुछ गलती से चला जाता है तो बॉडी हमारा कफिंग, खांसी के साथ उसको बाहर निकालेगा। गलती से अगर आपने कभी खा लिया तो खांसी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर कुछ लिक्विड या कुछ सॉलिड आप खा लेते हैं, लैरिंग्स में फिर भी चला गया, मान लीजिए जो पेशेंट्स हैं, जो कोमा में गए हुए पेशेंट्स हैं, जिनको इस तरीके की बेहोश हैं, उनके केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लैरिंग्स के थ्रू वो स्वॉलो कर लें। उस चीज़ को प्रिवेंट करना होता है। अगर लैरिंग्स के थ्रू कोई भी फ्लूइड चला गया तो सीधा कहाँ जाएगा, लंग्स में पहुँच जाता है। अगर लंग्स में कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल पहुँच गया तो वो निमोनिया या कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकता है, क्योंकि लंग्स सिर्फ और सिर्फ नेचुरली हमारी एयर को लेने के लिए बने हैं। सिर्फ एयर होनी चाहिए वहाँ पर और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नोज, फर्स्ट है नोज, नोज से फिर यहाँ पे ब्रीद इन किया, थ्रोट में चला गया। फिर क्या है, मैंने आपको बताया था, ईसोफेगस क्या था, फूड पाइप। लैरिंग्स क्या था, विंड पाइप, यहाँ पे चला गया। फिर यहाँ पे गया ट्रैकिया। देखो गले तक यहाँ पे क्या है, लैरिंग्स है। फिर यहाँ पे ट्रैकिया शुरू हो जाता है। अब ये एक्सक्लूसिव शुरू हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ट्रैकिया होगा यहाँ पे, ट्रैकिया। फिर क्या है, हमारे पास 2 लंग्स हैं, दोनों लंग्स में ये ओपन हो जाएगा, राइट लंग, लेफ्ट लंग। और फिर ये लंग्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे स्पेसेस बने होते हैं, स्पेसेस बने होते हैं। ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं, एल्वियोलाई जो होती है ना यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई तक लंग्स में एयर जाती है और एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होता है, देखो कैपिलरीज का नेटवर्क है, यहाँ तक पूरी जाएगी। और इसके चारों तरफ क्या है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनी होती हैं। ये जो होती हैं ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ये यहाँ से इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी ऑक्सीजन को, और ये फिर क्या करेंगी, हार्ट तक उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुँचा देंगी। कैपिलरीज के अंदर क्या है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, और वो सारी देखो चिपकी हुई हैं एल्वियोलाइज के साथ। तो ये क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन यहाँ से पिक करके इसको हार्ट तक पहुँचा देंगी, और हार्ट क्या होगा, इसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा। फाइन, आई होप आपको ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आया। और ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या है, जो कि हमारी लंग्स को हमारे एब्डोमन से अलग करता है। मतलब पेट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर स्टमक भी आता है, लिवर वगैरह सब कुछ आते हैं हमारे ऑर्गन्स, उसको इससे अलग करता है। लंग्स को इसने अलग करके रखा हुआ है, सपोर्ट भी देता है। तो ये डायाफ्राम है, ये लंग्स है, ये डायाफ्राम है, ये ट्रैकिया है, ये एल्वियोलाई है, लैरिंग्स है, माउथ है, नेजल कैविटी है। लैरिंग्स और फेरिंग्स जो था उसके ऊपर एक ओपनिंग थी, ये मैंने आपको दिखा दिया साथ में। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, लैरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज है, देखिए यहाँ तक ये कॉमन पैसेज है। लैरिंग्स और फेरिंग्स यहाँ पे कॉमन मिलते हैं। तो इधर जो होता है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी मिक्स है। कई बार आपने देखा होगा ना, नाक में आप कोई दवाई डालते हैं तो आपके गले में भी टेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपनिंग है।
इधर ये ओपनिंग है, ये गले में टेस्ट आ जाता है कभी कभी, क्योंकि यहीं से होके इधर इसके थ्रू चले जाएगी, तो इसलिए कॉमन ओपनिंग है। तो कभी कभी गलती से क्या होता है, इसमें कुछ चला जाता है तो कफिंग होगी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। फिर हम बात करते हैं स्मोकिंग की। अभी मैंने आपको ये समझाया कि लंग्स जो है हमारे हॉलो स्पेसेस हैं, खाली जगह है उसके अंदर। वो किस लिए बनी गई है? इसलिए बनी हुई है ताकि उसके अंदर एयर आए, एक्सचेंज हो, ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल दें। टेक्निकली उसके अंदर कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं जाने चाहिए। बट जो स्मोकिंग है उसके अंदर क्या होता है, स्मोकर्स के केस में क्या होता है, लंग्स जो होती हैं उसके अंदर धुआं बढ़ता जाता है, उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं अंदर। लंग्स डेलिकेट ऑर्गन है। स्मोकर्स में क्या होता है, टोबैको इन द फॉर्म ऑफ बीड़ी, सिगरेट, सिगार, ये क्या करते हैं, हमारे लंग को डैमेज करते हैं। कैसे? क्योंकि लंग्स के अंदर वो जमा हो जाता है, मिट्टी की जैसा वो हमारी लंग्स के अंदर चला जाता है। वाइल स्मोकिंग, स्मोक अलॉन्ग विद केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको एंटर्स इन अवर बॉडी, लंग्स में जा जाता है। ये केमिकल जो प्रेजेंट होता है टोबैको में, ये लंग को डैमेज करता है इन मैनी वेज, लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लंग कैंसर्स भी कर देता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी डाइसेक्शन देखेंगे, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स देखते हैं डाइसेक्शन, तो हमें दिखाया जाता था कॉलेज में, अगर किसी स्मोकर का लंग दिखाया जाता तो एक नॉर्मल पर्सन का लंग दिखाया जाता था साथ में। तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनका लंग एकदम काला पड़ चुका होता है, जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाके पूरा का पूरा टबैको, धुआं सब ज़्यादा जमा हो जाता है। उसकी वजह से उनके लंग्स जो होते हैं एकदम ब्लैक हो जाते हैं। और सिर्फ ब्लैक ही नहीं होते, वो उनकी जो कैपेसिटी है ना, लंग स्पॉन्ज की तरह है। स्पॉन्ज की तरह मतलब उसके बीच में खाली स्पेसेस हैं। अब उस स्पॉन्ज के अंदर आप मिट्टी डाल दोगे तो वो खाली स्पेसेस ब्लॉक हो जाएंगे, फिर वो हवा एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो लंग की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है, वो उतनी ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर नहीं ले सकते। जब सोचिए आपकी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो आप हैवी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। हैवी एक्सरसाइज वही कर सकता है जिसकी ऑक्सीजन, जिसकी लंग्स जो है वो ऑक्सीजन अच्छे से ले पाए। एक तो मतलब ले नहीं रहे, जैसे ही हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन, हार्ट बहुत तेज़ी से काम करेगा, लंग्स जो है वो ज़्यादा ब्रीद इन करना शुरू करेंगे। लेकिन लंग्स आपके पहले से ही भरे हुए हैं किसी और चीज़ से, तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं या जो भी जिन लोगों के लंग्स डैमेज हो गए हैं, तो उनके केस में क्या होता है, वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाते। नॉर्मल बैठे हुए तो ले लेंगे, लेकिन जैसे उनको हैवी एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाएगा, रनिंग करने के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी लंग्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। फिर हम बात करते हैं ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में क्या होता है, मतलब टेक्निकली हमारे बॉडी के पार्ट्स में क्या हो रहा है, हम ये बात करेंगे। देखिए ये वाला मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ब्रीदिंग इन में क्या होता है, देखो ब्रीदिंग इन का मतलब है इनहेलेशन। इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने ब्रीद इन किया तो क्या हुआ, दो प्रोसेस हो रहे हैं। मसल जो है बिटवीन रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स व्हाइल द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। ये अब आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इनहेलेशन की तरफ आप डायग्राम में देखो, हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर भर लिया, तो लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजन भरा तो क्या होगा, हमारी रिब्स जो है, मतलब हमारी लंग्स को बड़ा होना पड़ेगा साइज, तो रिब्स दूर जाएंगी और डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम ऐसे है तो डायाफ्राम को नीचे जाना पड़ेगा ताकि पूरी स्पेस आ जाए लंग्स को फूलने के लिए। जैसे ही हमने सांस, लंबी सांस अंदर भरी तो डायाफ्राम नीचे जाएगा और रिब्स की मसल दूर दूर जाएंगी। ओके, रिब केज एक्सपैंड्स एज द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी ताकि रिब केज ऐसे एक्सपैंड हो पाए। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और डायाफ्राम नीचे जाएगा। डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारी मसल्स भी रिब की कॉन्ट्रैक्ट होंगी ताकि ज़्यादा स्पेस बन जाए। आप देखिए जो रिब केज है ना, कितना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना के भेजा है भगवान ने हमारी लंग्स को बचाने के लिए। बीच में हार्ट भी रहता है ना यहाँ पे, तो रिब केज, जो हमारी रिब्स होती हैं वो एकदम, और पीछे क्या है, स्पाइन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, आगे हमारा रिब केज है, नीचे डायाफ्राम लगा हुआ है। इतना प्रोटेक्शन के साथ भेजा है भगवान ने। तो जब हम इनहेल करेंगे तो ये लंग्स हमारी फूलती हैं, तो ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए डायाफ्राम नीचे चला जाता है, रिब्स की मसल भी चौड़ा हो जाती है। जो हम एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो लंग्स को, मतलब लंग्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि सारी गंदी एयर बाहर निकल जाए। तो डायाफ्राम फिर ऊपर जाएगा और जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी रिब्स की, ताकि जगह कम हो जाए, ऐसे पिचक जाए पूरी लंग्स हमारी। तो एक्सेल के टाइम हमारी लंग्स में डायाफ्राम भी ऊपर आ जाएगा और रिब्स भी पास पास आ जाएंगी ताकि हम सारी एयर को बाहर निकाल पाएँ। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए
Upward and downward movement of rib cage and diaphragm respectively increases the space in the chest cavity and make it larger. The chest cavity become larger and it sucks air from outside. तो breathing out में क्या हो रहा है? Breathing out जब करते हैं तो reverse process होता है. The muscle of the rib releases, causing rib cage to move downwards and inwards and diaphragm moves upwards. ये upward downward इसको रटने की एकदम ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ ये डायग्राम के साथ. डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं. यू जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली. दिमाग लगा लो बस थोड़ा सा. क्यों ऐसा जा रहा है? रिब्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, डायफ्राम नीचे जा रहा है ताकि ज़्यादा स्पेस बन जाए रिब केज में, हमारी जो लंग्स हैं वो पूरी फूल पाएँ अपनी फुल कैपेसिटी में. सेकेंड, एक्सेलेशन जब करेंगे तो क्या होगा? डायफ्राम फिर से ऊपर चला जाएगा और रिब्स की मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाएंगी ताकि वो कैविटी छोटी हो जाए. दैट्स इट, सिंपल. इस डायग्राम से आपको याद रहेगा. फिर हम बात करते हैं स्नीजिंग. स्नीजिंग क्या होती है? देखो, जब भी आप अपनी नॉस्ट्रिल से कोई भी चीज़ अंदर ले रहे हो, नॉस्ट्रिल से आपने कुछ भी अंदर लिया तो क्या हुआ? उसको नॉस्ट्रिल्स किस लिए बने हैं? वो हमारी एयर को इनहेल करने के लिए बने हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्मोक, डस्ट, पॉलन्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को लगती है हार्मफुल है और हमारे नॉस्ट्रिल्स में आ गई है, तो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि हमें छींक आ जाएगी, हम स्नीज करेंगे ताकि वो चीज़ जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाने की कोशिश कर रही है वो बाहर आ जाए. ड्यूरिंग इनहेलेशन दीज पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी. दे कॉजेज इरिटेशन इन द लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज. कुछ भी ऐसा चला गया हमारे नोज़ के अंदर तो हमें स्नीजिंग होती है. तो स्नीजिंग जो होती है हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में जाने की कोशिश कर रहा है नोज़ के थ्रू तो उसको बाहर निकाल देती है. ऐसा ही एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था. कफिंग, वो किस केस में होता था? लैरिंग्स के केस में. लैरिंग्स के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी गलती से पार्टिकल चला जा रहा है, पानी, खाना, तो हमें कफिंग हो जाएगी ताकि उसको बाहर निकाल दिया जाए, वो लंग्स में ना जाए. तो दीज बोथ आर अवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. फिर हम बात करते हैं एक्सेल्ड एयर्स. एक्सेल्ड जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो जब मिक्सचर ऑफ द एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. द डिफरेंस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड एक्सेल्ड एयर इज दैट इनहेल्ड एयर कंटेन मोर ऑक्सीजन. जो हम अंदर ले रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन है. एक्सेल्ड एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ये तो हम जानते हैं. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर. अब देखो, हम जो एयर ले रहे हैं उसके अंदर वाटर वेपर भी है. तो एक्सेल्ड एयर कंटेन मोर वाटर वेपर दैन द इनहेल्ड एयर. ये आपको समझना है. अगर आपको एमसीक्यूज में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है कि भाई मॉइस्चर किस में ज़्यादा होता है, इनहेल्ड वाली एयर में या एक्सेल्ड एयर में, जो हम अंदर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं, तो जो हम एक्सेल कर रहे हैं ना एयर, उसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है. द एयर विच वी इनहेल एंड एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर. द इनहेल एयर इज रिच इन ऑक्सीजन while the exhaled air is rich in carbon dioxide. The percentage of oxygen and CO2 in inhaled and exhaled air can be shown. देखो, इनहेल एयर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 21% है, एक्सेल्ड एयर में क्या है 16.4% तक रहती है. परसेंटेज ऑफ CO2 0.04, 0.04 क्या है? ये तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही कॉम्पोजिशन थी. जो हमने इनहेल की एयर उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन थोड़ी है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है. जो एक्सेल किया है उसमें सारी ऑक्सीजन थोड़ी ना यूटिलाइज हो जाती है, कुछ ऑक्सीजन बाहर आती है. तो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन. ये मतलब इसलिए मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए अगर इस तरीके का आपको स्टेटमेंट मिलता है किसी भी क्वेश्चन में कि जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं उसके अंदर ज़ीरो ऑक्सीजन है, कि मतलब हमारी बॉडी ने पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया, तो ऐसा नहीं होता. जो हम एक्सेल करते हैं एयर उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है. तो इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चलना चाहिए. ये क्या दिखाया गया है इसमें? ये दिखाया गया है कि देखो, जब हम स्नीज करते हैं ना तो देखो 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस, फिर 4 मीटर का डिस्टेंस, फिर स्मॉल ड्रॉपलेट्स. देखिए, जब भी हमने छींक मारा या खांसा तो क्या होता है, नॉर्मली जो मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हमारे छींक के साथ या खांसी के साथ बाहर निकलते हैं वो 1 मीटर तक रहते हैं. फाइन. 4 मीटर तक स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहती है और उसके बियॉन्ड फिर बहुत ही कम रहते हैं, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता. इसीलिए बोला जाता है कम से कम कोई भी पेशेंट है जिसको कोई ऐसी डिजीज़ है जो सांस के थ्रू फैल सकती है, फॉर एग्जांपल कोविड, कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए. इसीलिए बोला जाता है, मान लो वो बात कर रहा है पर्सन, या वो छींक रहा है, वो खांस रहा है, छींकने और खांसने के केस में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बात करने के केस में नॉर्मली 1 मीटर तक जो पार्टिकल्स हैं, वो जो वायरस या बैक्टीरिया है वो फैल सकता है. इसीलिए बोला जाता है. अगर छींक रहा है और खांस रहा है तो थोड़ा और भी दूर हो सकता है. तो इसीलिए बोला जाता है जब भी खांसेंगे या छींकेंगे
तो आपको अपने नोज़ को कवर कर लेना चाहिए, हैंकी से या अपने बाजू से कवर कर लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बहुत ज़रूरी है। 4 मीटर की दूरी कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे दूर जो होता है, उससे दूर तक जो पर्सन बात कर रहा है उसके पार्टिकल्स नहीं पहुँचेंगे। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर ली, तो यही जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ज़रूरी बात थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एनिमल्स में जो एनसीईआरटी में मेंशन भी किए गए हैं, दिया भी हुआ है सब कुछ। तो हम जान लेते हैं और जो बाकी के एनिमल्स हैं वो किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। फाइन, तो हम बात करते हैं डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हम कैसे कर रहे हैं, हमारा तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक से शुरू होता है, फिर हमारा क्या आ जाता है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, एल्वियोलाई आ जाता है, ये सब हमारा आता है सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे एलिफेंट, लॉयन, गोट, ये सब तो क्या है, इनके पास तो लंग्स हैं हमारे ही जैसे, ह्यूमन की जैसे। द स्मॉलर एनिमल्स, अब हम बात करते हैं कॉकरोच की, अर्थवॉर्म्स की, फिश की, एंट्स की, मॉस्किटोज़ की, इनके पास तो लंग्स नहीं होते हैं। तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं, इनके पास लंग्स नहीं है। तो ये जो एनिमल हैं इनके पास दूसरे तरीके के ऑर्गन्स हैं जिससे कि वो ब्रीथ करते हैं, तो हम उसके बारे में देखेंगे। कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर, ये सब क्या होता है, इनके जो होते हैं साइड्स में, जो इनकी बॉडी की साइड्स होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं बॉडी में ही। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स बोलते हैं इनको। इनकी बॉडी पे स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं उनके छोटे छोटे छेद होते हैं इनके बॉडी में। द स्पाइरेकल्स ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया विच स्प्रेड्स इनटू द होल बॉडी। इनके पास लंग्स नहीं होती है, इनके जो स्पाइरेकल्स हैं वही पूरी बॉडी के अंदर ट्यूब्स के साथ मिलके स्प्रेड करते हैं और वहीं से गैशियस एक्सचेंज जो होता है वो टेक प्लेस, वही उसी से हो जाता है। और जो रिच इन ऑक्सीजन जो होगी वो इनके स्पाइरेकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब में जाएगी और पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो ये इस तरीके से ब्रीथ करते हैं। तो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इसके, मैंने आपको जैसे बताया, इसके स्पाइरेकल्स होते हैं बॉडी में और इसकी जो स्पाइरेकल्स है उसी के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब करता है। तो जो ब्लड है इन एनिमल्स का, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता एंड नॉट रेड इन कलर, so they cannot carry oxygen to all parts of the body, therefore transport of oxygen air takes place through the spiracles। देखो स्पाइरेकल्स जो ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, इनके अंदर स्पाइरेकल्स क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड दिस कुड बी द पॉसिबल स्टेटमेंट इन द एग्जाम। ये हो सकता है आपके सवाल के अंदर एक स्टेटमेंट कि भाई स्पाइरेकल्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर या कॉकरोच के अंदर, क्यों, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। बट ऐसा प्रोसेस किस में हो रहा है, कॉकरोच के अंदर नहीं हो पा रहा क्योंकि देयर इज नो हीमोग्लोबिन और इनका जो ब्लड है वो रेड कलर का भी नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसलिए ब्लड भी रेड नहीं है। जो ट्रैकियल सिस्टम और द स्पाइरेकल्स जो होते हैं आर ओनली सीन इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन अदर एनिमल। तो सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर स्पाइरेकल्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ब्लड प्योरीफाइड जो ऑक्सीजन का जो एयर है उसको सारी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पाइरेकल्स का यूज़ होता है इंसेक्ट्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म और लीच जो होता है, जो ब्लड सकिंग एक एनिमल है उसका नाम है लीच, एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन। इनके अंदर क्या हो रहा है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कॉकरोच के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर स्पाइरेकल्स के थ्रू हो रहा है, अर्थवॉर्म के अंदर और लीच के अंदर स्किन के थ्रू हो रहा है, बिकॉज गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन। दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्किन एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। तो इनके पास भी लंग्स नहीं है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फ्रॉग के केस में क्या है, फ्रॉग लाइक ह्यूमन पोजेस अ पेयर ऑफ लंग्स बट व्हेन दे आर इन वाटर। देखो लंग्स के थ्रू फ्रॉग्स ब्रीथ करते हैं जब वो पानी के बाहर होते हैं ज़मीन पे, बट जब वो पानी के अंदर होते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन। तो फ्रॉग में दो तरीके से हो रही है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक तो लंग्स के थ्रू जब वो ज़मीन पर हैं और दूसरी स्किन के थ्रू जब वो पानी में है। सो व्हेन दे आर ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स एंड पेयर ऑफ लंग्स। ओके, ब्रीदिंग अंडर वाटर, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं, उसके केस में क्या होता है, दे डू ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर। तो जैसे फिश है, तो फिश के पास क्या होता है, हमारे पास लंग्स है तो फिश के पास क्या है, द फिश आर द एक्वेटिक एनिमल दैट लिव इन वाटर, दे हैव स्पेशल ऑर्गन जिसको कहते हैं हम गिल्स।
तो फिश के पास गिल्स है, फ्रॉग के पास स्किन है और लंग्स है, अर्थवॉर्म के पास स्किन है उसकी, और इंसेक्ट्स के पास क्या है, स्पाइरिकल्स है। तो देखिए ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा अपना स्किन से कर रहा है। इसके केस में क्या दिख रहा है, लंग्स भी हैं और इसके पास स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर रहा है। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, फिश के केस में बात हो रही है, जो फिश के केस में जब ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में तो वो गिल्स के अंदर चली जाती है, और गिल्स क्या करते हैं, एक्चुअली द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, जो गिल्स हैं उनकी स्किन का ही प्रोजेक्शन होता है, एंड हैव द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सो जो फिशेज होती हैं दे ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर गिल्स। तो फिशेज क्या करती हैं, पानी लेती हैं और पानी को गिल्स के थ्रू पास करती है और फिर गिल्स में पास कर देती है। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय गिल्स एंड द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। अल्टीमेटली वो फिश के ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, गिल्स के थ्रू। The oxygen is then carried to all parts of the fish for respiration. The carbon dioxide produced during the respiration is brought back by the blood into the gills and expelled into the surrounding water. फिर से वो water के में ही दोबारा से रिलीज हो जाएगी। फाइन। डॉल्फिन और वेल्स की अगर बात करते हैं तो डॉल्फिन और वेल्स क्या है, डॉल्फिन और वेल्स हैं मैमल्स। डॉल्फिन और वेल्स live in water but unlike fishes they do not possess gill for respiration. उनके पास क्या है, nostrils है which are called blowholes. तो rest of the fishes apart from what dolphin and whales, इनके पास डॉल्फिन और वेल्स के पास nostril होता है और इनके पास एक which are called blowholes. Their blowholes are located on the upper part of their head. These animals breathe in through their nostrils and lungs. उनके पास क्या है, nostrils और lungs ही है। Dolphin and whales come to the surface of the sea water from time to time to breathe in air. बाकी के फिशेस क्या कर रहे हैं, वो पानी के थ्रू अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, बट डॉल्फिन और वेल्स के केस में आपने देखा होगा वो बार बार पानी की सरफेस पे आते हैं, किस लिए, एयर को ब्रीथ इन करने के लिए। समटाइम्स वेल रिलीज ए फंक्शन ऑफ वाटर दैट मूव्स अपवर्ड्स लाइक अ स्प्रे। ये फंक्शन नहीं है, वो वाटर रिलीज करती हैं स्प्रे में, स्प्रे की तरह आपने देखा होगा ना, वेल्स बहुत सारा जो पानी निकालती है। When a whale breathe air out of its blowhole, it appears as a spray or mist, also called spot. It can be seen from many miles. ये आपने एक्टिविटी देखी होगी टीवी में कई बार, जिस किसी को चांस मिला है वेल को देखने का तो उन्होंने देखा होगा कि वो पानी अपना बाहर छोड़ती है, बार बार उसको सरफेस पे आना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं है, उनके पास नॉस्ट्रल के थ्रू ही वो एयर लेते हैं अंदर, जिसको ब्लो होल कहा जाता है। ब्लो होल्स आर सराउंडेड बाय मसल्स दैट कीप्स द होल क्लोज व्हेन द व्हेल और डॉल्फिन आर अंडर वाटर। उनका वो जो ब्लो होल है वो कब खुलता है, जब वो पानी के ऊपर आती है तभी खुलता है, अदरवाइज वो क्या रहता है, बंद रहता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए इसका ब्लो होल, ये आप ब्लो होल देखिए। ओके, फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये तो था फिश में, कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में, अर्थवॉर्म में, लीच में हमने देखा। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसा होता है। अब जैसे प्लांट में आपने अब तक पढ़ा होगा, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में तो वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको टेक इन कर रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं और खाना बना रहे हैं। बट प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, तो उनकी एनर्जी कैसे आती है, वो भी वैसे ही आती है, उनके अंदर भी ब्रीदिंग होती है। कैसे होती है वो, all the organisms in the world respire whether it is animal or plant. Plant also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide, also break down glucose into CO2 and water and release energy to perform their function. उनको अपने भी तो काम करने हैं, खाना बनाना उनका एक काम है, उनको अपनी बॉडी को चलाने के लिए, जो प्लांट की बॉडी है, मतलब प्लांट्स का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको चलाने के लिए उनको भी रेस्पिरेशन करनी है। उसमें क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, जो अपना खाना बनाया ऑर्गेनिक मैटर उसको यूटिलाइज करते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी मिलती है उनको अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इट डिफर फ्रॉम द एनिमल बिकॉज इन प्लांट्स रेस्पिरेशन अकर थ्रू लीव्स एंड रूट्स। प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, लीव्स या रूट्स के थ्रू। दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इंडिपेंडेंटली, ईच प्लांट पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, यूटिलाइज इट टू ऑब्टेन एनर्जी एंड गिव आउट CO2। तो प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह
वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट डे टाइम में क्या कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट क्या होता है, अल्टीमेट इफेक्ट होता है कि मोर ऑफ द ऑक्सीजन दे रिलीज। बट नाइट टाइम में क्या होता है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है क्योंकि सन नहीं है, तो रात को वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं अपने रेस्पिरेशन के थ्रू। तो लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसको हम पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। इसके थ्रू जो ऑक्सीजन गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है स्टोमेटा के थ्रू, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स इनटू लीव्स थ्रू स्टोमेटा and reaches inside the cells of the leaf through diffusion, while CO2 produced during respiration also diffuses from the leaf in the atmosphere through stomata। तो स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है इनसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज दोनों चीज़ें होती हैं। रूट्स में भी होती है रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया। तो रूट्स में कैसी होती है, अंडर द ग्राउंड दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिलीज देयर ओन यूज। द रूट सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो मिट्टी के अंदर, जो सॉइल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मिट्टी के अंदर क्या रहती है, एयर प्रेजेंट होती है, तो उस एयर में ऑक्सीजन जो है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, और रेस्पिरेशन रूट्स के थ्रू भी करते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लीव्स के थ्रू इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया, ये तो था फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ये क्या था, ये था रेस्पिरेशन। और नाइट में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ये वाला प्रोसेस क्या है, रुक गया रात को, तो इसलिए बोला जाता है रात को सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, तो रात को नहीं रही है। रेस्पिरेशन इन रूट्स कैसे हो रहा है, रूट्स जो होती है उसके अंदर मिट्टी के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। डायग्राम से आप समझ गए हैं। जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, उनको बोलते हैं रूट हेयर। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है रेस्पिरेशन में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, जो ये हर टाइम हो रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डे के टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लेकिन रात के टाइम पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। So the leaves are more active involved in photosynthesis during the daytime in presence of sunlight, and CO2 released during the respiration. It is utilized by the plant during photosynthesis to produce its food. Fine. So during photosynthesis, oxygen is released by plants which taken up during the respiration in plants. Therefore, a balance of CO2 and O2 is maintained by the plants. Plants भी ऑक्सीजन लेते हैं, plants भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन जो बाकी के ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी अमाउंट में देते हैं वो सारी की सारी प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो रेस्पिरेशन दस प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस एनर्जी टू द प्लांट्स एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ टाइम। तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स का वो पूरे टाइम चलता रहता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत इससे फ़ायदा भी होगा। सो इस चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैसा उसका प्रोसेस होता है, बाकी के ऑर्गेनिजम्स है उसमें कैसे रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।